हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए एक और नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहले भी हमने एक पार्ट इसका बना दिया है ज्योग्राफी का, जिसमें कि हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं, जो टॉपिक जिस हिसाब से सिलेबस में दिए गए हैं उस हिसाब से हम जो है वो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ रहे हैं। पहला जो पार्ट था वहाँ पे वो हमने डिस्कस किया है। सेकंड और थर्ड पार्ट से रिलेटेड जो भी यहाँ पे सब टॉपिक है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके सभी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो वो भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड टॉपिक था जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस में एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, जिसमें आपका वेदरिंग हो गया, मास वेस्टिंग हो गया, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स एंड क्रस्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना और विघटन होना क्या कहलाता है? तो ये आपका अपक्षय कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के सीधे प्रभाव में ढलान से सामग्री का नीचे खिसकना क्या कहलाता है? वो आपका वृहद क्षरण यानी कि मास वेस्टिंग जो है वो कहलाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रासायनिक अपक्षय का एक उदाहरण है केमिकल वेदरिंग का? तो ये आपका ऑप्शन बी जो है कार्बोनेशन आपका राइट आंसर जो है इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेल्टा का निर्माण किस कारक का निक्षेपण कार्य है? तो ये बहता जल यानी कि रनिंग वाटर, डेल्टा का निर्माण किस कार्य का निक्षेपण है? तो ये आपका रनिंग वाटर का। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में छत्रक शिला यानी कि मशरूम रॉक जो होती है का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? तो ये हवाओं द्वारा या पवन द्वारा आप कह सकते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, यू आकार की घाटी का निर्माण किस अनाच्छादन कारक द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, डोलिन और पुनार जैसी भू आकृतियां किस स्थलाकृति से संबंधित है? तो ये आपकी क्रास्ट स्थलाकृति, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्री जल द्वारा कटाव से बनने वाली ऊर्ध्वाकार खड़ी चट्टानें क्या कहलाती है? तो ये आपकी समुद्री भृगु जो है वो सी क्लिफ कहलाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका एंगल ऑफ रिपोज की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये मास वेस्टिंग से है। ऑप्शन सी आपका बृहद क्षरण राइट आंसर हो जाएगा। पवन के निक्षेपण से बनने वाले रेत के टीले क्या कहलाते हैं? तो ये आपका बालू का स्तूप जो है वो कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपके वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मतलब 11th क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वायुमंडल से रिलेटेड तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे इजी से है। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा है वायुमंडल में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो सबसे निचले में आपका क्षोमंडल आता है, ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं किस वायुमंडलीय परत में होती है? तो ये भी जो है मौसम संबंधी घटनाएं जो है आपकी क्षोभमंडल में होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो वो ट्रोपोपॉज जो है वो कहलाती है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। वायुमंडल का वह भाग जिसमें उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं तो वो मध्यमंडल कहलाता है, मेसोस्फीयर जिसे कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है? तो ये ओजोन को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकतम मात्रा जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो जहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होती है, क्षोभमंडल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो तरंगों का परावर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो ये आपका आयन मंडल में होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो 0.04 जो है आपका। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौसम और जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन की किसी स्थान पर अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? तो जब बात आएगी अल्पकालिक की तो वो आपका मौसम कहलाता है। और जब दीर्घकालिक की बात आएगी, लंबे समय की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? तो उसे जो है वो क्लाइमेट यानी कि जलवायु जो है वो उसे कहा जाता है। मौसम और जलवायु के तत्वों में क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ में से जो तापमान है, वायु दाब है या वर्षण है, ये सभी जो है मौसम और जलवायु के तत्व है। लेकिन अक्षांश जो है ये आपका लैटिट्यूड, ये मौसम और जलवायु के तत्व नहीं है। फिर आपका विश्व के प्रसिद्ध जलवायु क्षेत्रों के वितरण को क्या कहा जाता है? तो इसको जलवायु क्षेत्र जो है वो कहते हैं, क्लाइमेट जोन्स। नेक्स्ट है आपका उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण
और ध्रुवीय किस प्रकार के विभाजन है? तो ये जलवायु क्षेत्र के हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका ग्रीन हाउस प्रभाव से रिलेटेड, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायुमंडल में मौजूद गैसें पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा को अवशोषित करती है, तो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये आपकी ऑक्सीजन है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक तापन के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो ये समुद्र तल में वृद्धि, चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना, ये सभी जो है वो वैश्विक वैश्विक तापन से संभावित परिणाम है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो परिणाम सामने आ सकते हैं। मानव गतिविधियों के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सा कारक मुख्य रूप से जिम्मेवार है? तो ये आपका जीवाश्म ईंधन का जलना जो है ये मुख्य रूप से कारक है। नेक्स्ट है आपका सूर्यताप और ऊष्मा बजट से रिलेटेड, तो यहाँ पे सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल द्वारा प्राप्त की जाती है क्या कहलाती है? तो वो आपका सूर्यताप कहलाती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यताप को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये सूर्य की किरणों का आपतन कोण जो है ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर किस तारीख को होती है? और जब उस पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है तो उसको जो है वो अपसौर कहते हैं। तो ये आपका 4 जुलाई को होता है, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरणों के प्रतिशत को क्या कहते हैं? तो ये आपका एल्बेडो कहते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह का औसत एल्बेडो लगभग कितना है? तो ये आपका है 35%, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या दर्शाता है? आने वाले सौर विकिरण और बाहर जाने वाले पार्थिव विकिरण का संतुलन जो है वो पृथ्वी का ऊष्मा बजट दर्शाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो ये आपका पार्थिव विकिरण से जो है वो वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। ऊष्मा के क्षैतिज संचलन को क्या कहते हैं? तो अभिवहन जो है इसे कहा जाता है। ऊष्मा का वह संचरण जो सीधे संपर्क से होता है उसको जो है वो चालन कहते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली सामान्य कमी को क्या कहते हैं? तो उसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। वह स्थिति जब ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता नहीं बल्कि बढ़ता है तो वह तापमान व्युत्क्रमण कहलाता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख कारक जो दिन के तापमान को नियंत्रित करता है वो अक्षांश, यानी कि ऑप्शन सी आपका कहलाता है। स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इसको जो है वो समुद्र का समकारी प्रभाव कहते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने कहीं देखे नहीं होंगे, लेकिन इससे पहले आपको जो है थ्योरेटिकली अगर आपने स्टडी की है तो इन क्वेश्चन में आपको काफ़ी जो है वो हेल्प मिलेगी, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन के साथ ही जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इन क्वेश्चंस को जो है वो भूल जाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा है आपसे कि ये जो सीरीज़ है ये ऐसा नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जो है वो एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आपका हो जाएगा। नहीं, आपको पहले जो है वो बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। उसके बाद आप जो क्वेश्चन्स हैं इन एमसीक्यूज़ को लगाएँ, तब जो है आपको काफ़ी हेल्प जो है इससे मिलने वाली है। नेक्स्ट है वायु दाब की माप किस उपकरण से की जाते हैं? तो ये बैरोमीटर से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा के पास किस प्रकार की दाब पेटी पाई जाती है? तो निम्न दाब, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉल्ट्रम शब्द का प्रयोग किस दाब पेटी के लिए किया जाता है? तो ये भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी के लिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों को और क्या कहा जाता है? तो अश्व अक्षांश जो है वो उसे कहते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी पवनों से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाला विक्षेपण बल क्या कहलाता है? तो वो आपका कोरियोलिस बल कहलाता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें किस ओर विक्षेपित होती हैं? तो ये आपकी दाईं ओर होती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी
से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो ये आपकी व्यापारिक पवनें कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य अक्षांशों में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो ये पछुआ पवनें कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो ये पवनों की दिशाओं से रिलेटेड है फेरल का नियम। बड़े पैमाने पर हवा की दिशा का मौसमी उत्क्रमण किस पवन की विशेषता है? तो ये मानसूनी पवनों की विशेषता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर के सतह जल के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना को क्या कहते हैं जो वैश्विक मौसम को प्रभावित करती है? तो ये एल नीनो कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल नीनो के विपरीत जब प्रशांत महासागर का सतह जल असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसको ला नीनो कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सामान्य से कम मानसून वर्षा के लिए कौन सी घटना जिम्मेवार हो सकती है? तो ये एल नीनो इसके लिए सामान्य से कम मानसून वर्षा के लिए जिम्मेवार होती है। फिर आपका एक निम्न दाब प्रणाली जिसके चारों ओर पवने उत्तरी गोलार्ध में वामाव्रत दिशा में घूमती है क्या कहलाती है? वो चक्रवात कहलाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक उच्च दाब प्रणाली जिसके केंद्र से पवनें बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? वो आपकी प्रति चक्रवात जो है वो कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चक्रवात आमतौर पर किस प्रकार के मौसम से जुड़े होते हैं? तो ये आपके मेघमय वर्षा और तूफानी मौसम से जो है वो जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति चक्रवात आमतौर पर किस प्रकार के मौसम से जुड़े होते हैं? तो ये आपके साफ आसमान और शांत मौसम से होते हैं प्रति चक्रवात। नेक्स्ट है आपका वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में परिवर्तित होता है, वो कहलाती है वाष्पीकरण। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प गैस से द्रव में परिवर्तित होता है, तो वो आपका संघनन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वह तापमान जिस पर वायु जल वाष्प से संतृप्त हो जाती है और संघनन शुरू हो जाता है, तो वो आपका उष्मांक ड्यू पॉइंट कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघनन के लिए आवश्यक छोटे कण जिन पर जल वाष्प संघनित होता है क्या कहलाता है? संगणक नाभिक कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जल का पृथ्वी की सतह पर द्रव या ठोस रूप में गिरना क्या कहलाता है? तो ये आपका वर्षण कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्षण का एक रूप नहीं है? तो ओस जो है वो ये एक संघनन है, ये आपका वर्षण का रूप नहीं है। बाकी आपकी वर्षा हो गई, हिमपात हो गया या ओले आना हो गया, ये सभी वर्षण के जो है वो रूप है। फिर आपका वायु में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं? तो ये निरपेक्ष आर्द्रता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायु के एक निश्चित आयतन में मौजूद जल वाष्प की मात्रा और उसी तापमान पर उसे संतृप्त करने के लिए आवश्यक अधिकतम मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्वतों के पवनमुखी ढलानों पर होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसको पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक वर्षा जो है वो कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गर्म हवा के ऊपर उठने और ठंडी हवा से होने वाली वर्षा संवहनीय वर्षा जो है वो कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवहनीय वर्षा आमतौर पर किस क्षेत्र में होती है? तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन से बादल सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं और बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं? तो ये आपके पक्षाव मेघ कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा लाने वाले बादल के रूप में किस बादल को जाना जाता है? तो ये वर्षा स्तरीय मेघ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर रूप से विकसित गुंबद के आकार वाले बादल जो तूफानों से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? ये कपासी वर्षा में कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई के आधार पर कौन से बादल उच्च बादल की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो उच्च स्तरीय जो बादल है ये उच्च श्रेणी में नहीं आते। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब शेष 25 क्वेश्चंस अलग है आपके। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको विकिरण जो है वो कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? तो मेसोपॉज जो है वो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर इसमें भी हो जाएगा। गरजती चालीसा किस गोलार्ध की पछुआ पवनों को कहा जाता है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध की पवनों को कहते हैं। नेक्स्ट है चूना पत्थर क्षेत्रों में भूमिगत जल के घुलनशील कार्यों से बनने वाली स्थलाकृति क्रास्ट स्थलाकृति कहलाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से होने वाला प्रभाव वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से।
निम्न दाब का निर्माण होता है जब वायु ऊपर उठती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्तरी मेघ का प्रमुख गुण क्या है? तो ये क्षैतिज परतदार रूप में होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेलाइन या ट्री लाइन के ऊपर गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला धीमा और सतत मिट्टी का खिसकाव क्या कहलाता है? तो ये आपका सोलिफ्लुएक्शन जो है वो कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यताप की अधिकतम तीव्रता कहाँ प्राप्त होती है? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पे जो है वो होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के केंद्र में पवन की दिशा होती है, वामाव्रत होती है ये। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। उषांक से नीचे के तापमान पर सतह पर जल वाष्प का जमना क्या कहलाता है? तो ये पाला, तुषार या फ्रॉस्ट जिसे कहते हैं तो वो कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन-सा अपवर्तन का एजेंट नहीं है? तो ये आपका अपघटन जो है ये अपवर्तन का एजेंट नहीं है। फिर है आपका मेघ विस्फोट यानी कि क्लाउड बर्स्ट जिसे कहते हैं या बादल फटना जिसे कहते हैं कि घटना किस बादल के तीव्र विकास से जुड़ी है? तो ये कपासी वर्षा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये आपकी 13 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल वाष्प द्वारा अवशोषित ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो इसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य अक्षांशों में चक्रवात का बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो ये आपका फ्रंट जनन का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तटीय निक्षेपण की विशेषता है? तो ये आपका पुलिन है। ऑप्शन डी आपका बीच जिसे कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की वर्षा फ्रंट के साथ जुड़ी हुई है? तो ये आपकी चक्रवाती या फ्रंटल जिसे कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु दाब तेजी से गिरता है तो यह किस मौसम की स्थिति का संकेत है? ये आपका तूफानी या वर्षा का जो है वो संकेत है। नेक्स्ट है आपका उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात के केंद्र में पवन की दिशा होती है दक्षिण व्रत होती है, क्लॉकवाइज होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेमनद द्वारा लाए गए मलबे के टीलों को क्या कहते हैं? तो इसको जो है वो हिमोड कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के पास धुएं और धुंध के साथ संघनन को क्या कहते हैं? तो कोहरा जो है वो उसे कहते हैं फॉग। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे शुष्क जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका मरुस्थलीय है, डेजर्ट जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी। फिर आपका निम्न में से कौन सा एल नीनो का एक प्रभाव है? तो ये आपका पूर्वी प्रशांत महासागर में गर्म पानी, ये आपका एल नीनो का प्रभाव है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका तापमान को नियंत्रित करने वाला कारक जो वायुमंडल के तापमान में सबसे अधिक दैनिक भिन्नता लाता है? तो ये आपका समुद्र से दूरी है। तो ये हमने 100 क्वेश्चन आपके डिस्कस किए। तो आई होप ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, लेकिन इसके लिए एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने थ्योरेटिकली इन चीज़ों को ब्रीफ में नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी टफ हो सकते हैं और हो सकता है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ भी ना आए हों। लेकिन अगर आपने इसकी थ्योरी को जो है अच्छे से पढ़ा होगा ब्रीफ में कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं, तो ये कहीं न कहीं ये क्वेश्चन जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। बाकी जो बुक्स वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जब एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए कहीं न कहीं ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। बाकी जो कैंडिडेट है वो इसको नहीं कर पाते क्योंकि क्वेश्चन को समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने ऐसे ही क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ा होगा, तो कहीं न कहीं वो उसका आंसर देने में आपको जो है वो ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। और अगर आपने थ्योरेटिकली ही सिर्फ़ चीज़ों को थ्योरेटिकली पढ़ा है, फिर आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, तो कहीं न कहीं तब भी जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि इसका ये उत्तर होगा कि ये उत्तर होगा। लेकिन अगर आपने दोनों चीज़ों को पढ़ा है, थ्योरेटिकली भी पढ़ा है और अपने क्वेश्चंस भी लगाए हैं, तब आपकी कहीं न कहीं तैयारी जो है वो पूरी होती है और तब आप जो है क्वेश्चन को सही आसानी से कर पाते हैं। तो इसमें हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट भी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।